So is egg and sperm are enough to make a pregnancy happen? Egg and sperm are not only two are not enough. We need a synchrony between the egg and the uterus, ovary and the uterus. कि जब egg और sperm आए तब यानी egg बराबर से टाइमली रप्चर हो, टाइमली यूट्रस के पास जाए, egg and sperm मिलके जो एम्ब्रियो बनता है वो टाइमली यूट्रस में जाके उसने वहाँ इम्प्लांटेशन करना होना चाहिए, क्योंकि जब ओवरी में इतना चेंजेस हर महीने ओवरी एंड यूट्रस में चेंजेस होना शुरू हो जाता है ना, और ये सब चेंजेस वो बेबी के लिए ही करते हैं कि प्रेगनेंसी रहेगा, प्रेगनेंसी के हिसाब से वो सब चेंजेस अपने में तैयारी करते हैं। एंड व्हेन दे थिंक है कि नहीं इस बार नहीं हुआ है, तो वही जो पूरा तैयारी यूट्रस करता है, इट गेट्स शेड ऑफ एज मेंसेस। तो मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस हम जो बोलते हैं, ये जो तैयारी यूट्रस ने की रहती है प्रेगनेंसी के लिए, अंदर गर्भाशय की लाइनिंग बढ़ गई रहती है, काफी सिक्योरिटी चेंजेस होते हैं, वो सब मेंस्ट्रुअल ब्लड के रूप में बाहर निकल जाता है। और आपने बताया कि जैसे 12 to 16 जो डे होता है पीरियड का, उसके बाद वो एक टाइम होता है जब हम प्रेगनेंसी में आ सकते हैं। तो सिर्फ वही टाइम होता है साइकिल का, या फिर ये जरूरी नहीं है? देखिए, अगर किसी भी महिला के मेंसेस रेगुलर है, रेगुलर इन द सेंस मेंसेस सिर्फ 28 दिन का हम ऐसे फिक्स नहीं बोल सकते। मेंस्ट्रुअल पीरियड का या फिर साइकिल हम जो बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि 28 दिनों का रहना चाहिए, तो इट इज नॉट दैट 28 डेज, इट इज अ रेंज। तो 21 to 35 डेज का हम बोलते हैं ये एक पीरियड है कि कोई भी महिला का अगर किसी का 21 दिन आता है, किसी का 35 दिन आता है, या इनके बीच में अगर तुम्हारा साइकिल आ रहा है, देन इट इज अ नॉर्मल साइकिल। ठीक है, कोई बोलता है कि मेरा बहुत जल्दी आता है या लेट आता है, तो 28 डेज से 7 दिन ऊपर या 7 दिन नीचे, इसके ऊपर अगर जा रहा है तो हम इसको इर्रेगुलर मेंसेस बोलते हैं। हर एक महिलाओं को हमारे हिंदुस्तान में लक्ष्मी की नजर से देखा जाता है। एक तरफ एक नारी घर पे सबका ध्यान रखती है, खाना बनाती है, दूसरे तरफ वो 12-12 घंटा बाहर काम भी करती है, तब भी हम उन्हें उस रिस्पेक्ट से नहीं देख पाते, उनकी तकलीफों को भी नहीं समझ पाते। वो हमारा इतना ध्यान रखती है, क्या हम उनका इतना ध्यान रखते हैं? क्या हम जान पाते हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज है, वो किस परेशानी से जूझ रही है, और शायद ये बात आपसे वो शेयर नहीं कर पा रही है। कई महिलाओं को पीरियड्स का इशू होता है, काफी चीजें हैं, PCOS, PCOD, काफी अलग अलग इश्यूज है महिलाओं को लेकर जो उन्हें फेस करना पड़ता है आजकल। तो आज हम इन्हीं सब विषयों में बात करने वाले हैं, इन इश्यूज के विषय में बात करने वाले हैं जो कि हर एक लेडीज को कभी ना कभी फेस करना पड़ रहा है आजकल के डेट पे। तो आज हमारा पॉडकास्ट सारी इन्हीं टॉपिक में होगा, हम इन्हीं के इश्यूज में बात करेंगे। और हमारे बीच जो आज आ रही है वो है डॉक्टर रोहिणी, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट है, जो हमें शेयर करने वाली है और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब और एलोबरेट करने वाली है कि क्या क्या इश्यूज होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, और उन्हें कैसे ठीक करना चाहिए, उन्हें कैसे उनका प्रिकॉशंस कैसे लेना चाहिए। सो वेलकम टू द न्यू एपिसोड। दिस इज दीपेश के नागे एंड यू आर वाचिंग द डीके शो। Hello, ma'am. Welcome to the DK show. How are you? I'm good. Thank you for inviting me. It's a pleasure being here. Yeah, ma'am. हमारे बहुत से फैंस हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो जानना चाहते हैं आपके बारे में, तो आप जरा अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? मेरा नाम डॉक्टर रोहिणी राउत धुरे है। जी। आई एम एन ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। ऑब्स्टेट्रिशियन यानी जो डिलीवरी रहते हैं, बच्चा डिलीवर कराना, द डॉक्टर हु इज कंसर्न विद इट, तो मैं वो करती हूँ। एंड सेकेंड इज गायनेकोलॉजिस्ट, इज जो औरतों की जो बाकी जो प्रॉब्लम्स रहते हैं अपार्ट फ्रॉम गिविंग बर्थ, फर्टिलिटी को छोड़ के जो भी प्रॉब्लम्स रहती है औरतों की, है ना, जैसे सफेद पानी जाना, माहवारी में प्रॉब्लम होना, गर्भाशय की कोई भी जैसे गांठ होना, और भी कोई जो भी प्रॉब्लम्स है, उससे जो डॉक्टर डील करते हैं उसे गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। So I am an obstetrician and a gynecologist, and my specialization is in infertility and laparoscopic surgery. Okay, हमारे जो सर्कल होता है उसमें कई सारे फीमेल फ्रेंड्स हो गए, सिस्टर्स हो गए, मदर्स हो गए। मैं बहुत सुनता हूँ कि इन्हें पीरियड्स के इशू आते हैं। आज के डेट पे कई लेडीज को, कई वुमेन्स को पीरियड के इश्यूज आते हैं, तो उनके बारे में आप बता सकते हैं कि किस टाइप के इश्यूज होते हैं? बिल्कुल, अगर हम देखेंगे तो अपने मदर्स जो है या ग्रैंड मदर्स जो है, उनको कभी ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स नहीं आते थे कि पीरियड की जो अभी जो प्रॉब्लम्स है वैसे पहले के ज़माने में नहीं रहते थे। अभी के एरा में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इवन ऐसा है कि लड़कियों को बहुत जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं, जो एज में आना चाहिए उसके पहले आ रहे हैं।
बहुत उनके मेंसेस इरेगुलर हो रहे हैं। इसका कारण मेन जो रूट कॉज है वो है लाइफस्टाइल, है ना? जो अभी जो जब जिस तरीके की लाइफस्टाइल अपनी है कि एक है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कि बच्चे सिर्फ पूरा टाइम काउच पे बैठ के टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, है ना? वो एक है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ आउटडोर गेम्स एंड डाइट। डाइट में जंक फूड जो है एंड फ्रिक्वेंटली हैविंग आउटसाइड फूड, दिस इज कॉजिंग लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस एंड इस वजह से मेंसेस इरेगुलरिटी हो रही है। एंड थर्ड कॉज इज की स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस जो आजकल इतना बढ़ चुका है ना। छोटे छोटे बच्चों को भी एग्जाम स्ट्रेस रहता है, बाकी के स्ट्रेस रहते हैं इस वजह से। एंड सोसाइटल जो प्रेशर रहता है उनके ऊपर, उस वजह से मेंसेस काफ़ी इरेगुलर हो रहे हैं। बिकॉज मेंसेस इज सिर्फ ये तुम्हारे गर्भाशय या जो एग्स है या ओवरीज से रिलेटेड नहीं है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ब्रेन, जो स्टिमुलस है कनेक्टेड विद द ब्रेन। इट्स ये सब हार्मोनल रिलेटेड रहता है। अच्छा। ओके, तो हार्मोन रिलेटेड है तो दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द ब्रेन। अपने ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस है, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड है ना? तो यहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं, हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स निकलते हैं जो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, एक ये ग्रंथ है जो यानी यहाँ से ग्लैंड से अपने को हार्मोन्स निकलते हैं। वो हार्मोन्स जाके तुम्हारे ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं। ओवरी स्टिमुलेट होके फिर वो यूट्रस पे एक्ट ऑन करती है एंड इस वजह से फिर हमें पीरियड्स आते हैं या फिर प्रेगनेंसी रुकती है। ओके, तो जब भी अगर इन या ये लेवल्स पे जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, तो फिर वो ऊपर से जो हॉर्मोन्स आना है वही कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। हाँ। है ना? ओवरीज में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है जैसे पीसीओडी है ना? तो उस वजह से मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं। बाकी जो तुम्हारी लाइफस्टाइल चेंजेस है, जो आजकल के जो इतना पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, बाहर का जंक फूड रहता है, प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, इन रिफाइंड फूड्स रहते हैं, दीज ऑल कॉज जो इनके वजह से हार्मोनल चेंजेस होते हैं एंड मेंसेस इरेगुलर होना शुरू होता है। ओके, यू मीन टू से दैट अगर हमारा मतलब एज अ वुमन का दिमाग सही है, आई मीन वो हैप्पी है ना? या तो ये इश्यूज नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप अगर नोटिस करेंगे कई मेरे पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि जिनका 10-12 का एग्ज़ाम रहता है, पर्टिकुलरली उस टाइम पे या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स रहता है, तो उनके मेंसेस ही नहीं आते हैं, 2-2 महीना उनके मेंसेस नहीं आएँगे, है ना? तो या कोई अगर बहुत बीमार है, फिज़िकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस रहे, तो इट अफेक्ट्स सबसे पहले तुम्हारा मेंसेस अफेक्ट होता है एंड मेंसेस नहीं आएँगे या उसमें कोई ना कोई गड़बड़ होती है। अगर कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा या बहुत देर तक ब्लीडिंग होता शुरू रहता है उनको। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि पीसीओडी जो आपने अभी बताया और पीसीओएस, ये दोनों चीजें क्या है? ये सेम है, इनमें कुछ डिफरेंस है? पीसीओडी इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ओके, कि ये डिजीज इट इज अभी जो रीसेंट स्टडीज हुए हैं उसमें ये पाया गया है कि ये सिर्फ ओवरी से रिलेटेड डिजीज नहीं है ना? इट इज मच मोर देन दैट। इट इन्वॉल्व्स योर होल मेटाबॉलिज्म, ये आपके होल बॉडी को अफेक्ट करता है ना? इसीलिए इसको एक सिंड्रोम बोला है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मेन है कि तुम्हारी जो ओवरीज है उसमें छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं। छोटे छोटे सिस्ट हम जिसको बोलते हैं, बेसिकली दे आर नॉट सिस्ट। अगर हम देखें, मैं स्टार्टिंग से आपको बताती हूँ कि जब भी कोई गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है ना, उसका जन्म होता है, तो उनके ओवरीज में कुछ अमाउंट ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एग्स रहते हैं। ठीक है, फॉलिकल्स हम एक्चुअली उनको बोलते हैं। फिक्स्ड नंबर ऑफ कुछ मिलियन फॉलिकल्स रहते हैं। जब तक वो प्यूबर्टल एज तक आती है उनमें से कई चले जाते हैं। फिर प्यूबर्टी एज के बाद हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में उनके कुछ अमाउंट ऑफ एग्स वेस्ट होते हैं। अच्छा। ओके, तो ये जो एग्स है इनमें से एक कोहॉर्ट हम बोलते हैं कि कोहॉर्ट ऑफ फॉलिकल सिलेक्ट होता है। उनमें से एक ही फॉलिकल सिलेक्ट होता है जिसे हम डोमिनेंट फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है, तो ये फॉलिकल फिर डे 1 या डे 2 से मेंसेस का जैसे डे 1 डे 2 से वो बढ़ना शुरू होता है। तो इसे स्टिमुलस कहाँ से आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टिमुलस आता है। पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी से एफएसएच हार्मोन हम बोलते हैं, है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
ये जाके ओवरी को स्टिमुलेट करता है। ओवरी को अगर हम बोले ये डोमिनेंट फॉलिकल जो है इसे स्टिमुलेट करता है। ये फॉलिकल फिर बढ़ना शुरू होता है एंड ये एस्ट्रोजन करके जो हम हार्मोन बोलते हैं, फीमेल हार्मोन्स जो हम बोलते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन बनाना शुरू करता है। सो जस्ट अराउंड डे 12 टू डे 14 के आसपास ये हार्मोन काफ़ी अमाउंट, एक उसका पीक लेवल जो रहता है उसको अचीव कर लेता है। तो इस वजह से साइड बाय साइड क्या होता है कि एस्ट्रोजन के वजह से जो हमारा यूट्रस है, यूट्रस को स्टिमुलेट करता है एस्ट्रोजन, और वहाँ पे उसका थिकनेस बढ़ना शुरू हो जाता है। अब ये सब क्यों हो रहा है? तो क्योंकि ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या पूरा ही बॉडी एक प्रेगनेंसी के लिए खुद को तैयार कर रहा है। ये एक एंटिसिपेटेड प्रेगनेंसी है, हम उसके लिए सब ये तैयारी कर रहे हैं। तो एग भी बनना शुरू हो गया है साइड बाय साइड, अगर इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस में भी तैयारी हो रही है। फिर ये जब एस्ट्रोजन बढ़ जाता है तो एलएच हार्मोन एक आ जाता है ना। वो एलएच हार्मोन की वजह से ये फॉलिकल रप्चर हो जाता है, एग रिलीज होता है। एग रिलीज होने के बाद जो हमारी ट्यूब्स हम जो बोलते हैं, वो ट्यूब के वाया वो एग यूट्रस में आता है। उसी टाइम पे अगर आप संबंध रखते हैं, है ना, तो स्पर्म आ जाता है एंड एम्ब्रियो बन जाता है, यानी जिसके हम बेबी, एम्ब्रियो इज द बेबी। एग और स्पर्म, बिल्कुल, एग और स्पर्म जब मिलते हैं तो फर्स्ट जो हम बोलते हैं उसे एम्ब्रियो बोलते हैं। तो एम्ब्रियो बन जाता है एंड फिर उसको अगर यूट्रस तब अगर अच्छे से बना हुआ है तो उसमें वो इम्प्लांटेशन होता है। तो सिर्फ बेबी प्रेगनेंसी रहने के लिए हमें एग की ज़रूरत है, स्पर्म की ज़रूरत है, बट ये सिंक्रोनी जो हम बोलते हैं ये रहना बहुत ज़रूरी है कि एग बराबर टाइम पे फूटे, फॉलिकल से रप्चर हो, वो ट्यूब से जाए, ट्यूब ओपन होनी चाहिए, उसी टाइम पे स्पर्म भी आना चाहिए एंड उसका उस टाइम पे यूट्रस की लाइनिंग जो है वो भी, या यूट्रस इन जनरल अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि वहाँ पे वो एम्ब्रियो खुद को इम्प्लांट कर पाए। अगर जो अपना एग है ये जब भी रप्चर होता है, रप्चर होने के बाद ये ऑलमोस्ट 24 टू 48 आवर्स जिंदा रहता है, फिक्स्ड अमाउंट है, टाइम है कि उसी टाइम पे ये वहाँ पे रहेगा, लाइव रहेगा। एंड स्पर्म्स जो है वो 48 टू 72 आवर्स रहते हैं। सो हम एक स्पेसिफिक फर्टिलिटी विंडो बोलते हैं कि अराउंड डे 12 टू डे 16 आप रिलेशन रखें तो आपको प्रेगनेंसी रहेगा। क्योंकि एक उसी टाइम रप्चर होता है, उसी टाइम आप अगर रिलेशन रखेंगे स्पर्म्स आएंगे एंड फिर फर्टिलिटी रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर अगर एग नहीं फूटा, फॉलिकल नहीं फूटा, तो एग नहीं बनेगा, एग बाहर नहीं आएगा। तो जनरली पीसीओएस में यही होता है कि जो फॉलिकल है ये बढ़ते नहीं, ये वैसे छोटे के छोटे ही रह जाते हैं। इट डजंट इंक्रीज इन साइज, वो रप्चर भी नहीं होंगे, वो वैसे ही एग में, ओवरी में जमा रह जाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि ये सब छोटे छोटे फॉलिकल्स जो है ये एस्ट्रोजन बनाना तो शुरू रखते हैं, अपना थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोजन मिलके काफी एस्ट्रोजन बन जाता है। सो पीसीओडी फीमेल्स जो पीसीओएस रहता है, इन फीमेल्स में एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, एंड उस वजह से यही एस्ट्रोजन जो ज्यादा बढ़ जाता है ये आगे जाके फिर उनके अलग अलग डेरिवेटिव्स यानी अदर सब्सटेंसेस बनते हैं, जिस वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है इन फीमेल्स में, सेंट्रल ओबेसिटी रहेगा, उनको एक्ने रहते हैं, उनको बहुत सारे बाल रहेंगे यहाँ पे जॉ लाइन के यहाँ पे, है ना, मेल पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ होता है जिसे हम हिरसुटिज्म बोलते हैं, हेयर फॉल रहता है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस रहता है ना, एंड आगे जाके फिर उनको इनफर्टिलिटी जो है, क्योंकि एग प्रॉपरली रप्चर नहीं हो रहा है तो उनको बच्चा रुकने में भी तकलीफ होता है, है ना। तो इसीलिए जब हम पीसीओडी बोलते हैं तो ये पूरे ही बॉडी को तुम्हारे अफेक्ट करता है। इट इज अ विशियस साइकिल कि पीसीओडी की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ, सेंट्रल ओबेसिटी हुआ, ओबेसिटी की वजह से और हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से फिर से ओबेसिटी हो जाती है। एंड इसका ट्रीटमेंट अगर हम देखा जाए तो अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ देखें, देयर आर टू एस्पेक्ट्स कि इट इज जनरली कंसिडर्ड एज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ठीक है,
तो इसका रूट ट्रीटमेंट रहेगा, मेन ट्रीटमेंट रहेगा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आएगा कि डाइट, सबसे पहले है कि डाइट में आप अगर कंट्रोल कार्ब्स रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आपको कंट्रोल लेना है, या लेस ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मोर अमाउंट ऑफ सैलड्स आप ज़्यादा लेंगे, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजीज आप ज़्यादा इंक्लूड करें आपके डाइट में। प्रोटीन्स जो हम नेचुरली जो लेते हैं, है ना, जैसे वेजिटेरियंस में अगर आप देखें तो पनीर है, टोफू है, Mushrooms. लेग्यूम्स है, स्प्राउट्स है, दाल है, ये सब जो है ना, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, इनका आप सेवन ज़्यादा करें। हाँ। कार्बोहाइड्रेट्स जो है इनका सेवन आप लिमिट कर दे, है ना। एंड दूसरा एक है कि स्वीट्स है, रिफाइंड शुगर्स है, प्रिजर्वेटिव्स है, और आउटसाइड फूड रहता है, जनरली जंक फूड जो है ये अवॉइड करना चाहिए। इससे तुम्हारा पीसीओडी का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस कराता है शरीर में। सेकेंड इज अबाउट द एक्सरसाइज में कार्डियो या एरोबिक एक्सरसाइज जब हम बोलते हैं, जिससे कि तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ जाए, ये एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। जनरली फीमेल्स क्या कहती है कि हम वॉक पे चले जाते हैं मैम, तो उससे यही हमारी एक्सरसाइज है। हाँ। बट वॉकिंग इज नॉट दैट कि वो धीरे आराम से बातें करते करते गप्पे शप्पे लड़ाते जाते हैं, तो वो दैट इज नॉट एन एक्सरसाइज, दैट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट। आपको एरोबिक एक्सरसाइज जैसे है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, जंपिंग है ना, ब्रिस्क वॉकिंग है, ये सब जब आप करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, एंड ये हार्मोनल इम्बैलेंस जो हुआ है वो कम होता है शरीर में, मेटाबॉलिक रेट बढ़ने की वजह से। प्लस दूसरा एक है कि विटामिन डी एक काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है पीसीओडी के ट्रीटमेंट में। तो विटामिन डी उसके लिए मॉर्निंग वॉक्स जो है, प्लस विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, ये लेना ज़रूरी होता है। देयर आर अदर मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी है ना, कुछ हार्मोनल टैबलेट्स रहते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो हम देते हैं, ताकि ओवेरियन एनवायरनमेंट है एंड ओवरी सही से काम करना शुरू करे। तो पीसीओडी में तो जनरली जब हम बोलते हैं कि मेडिकल पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो है, वो 3 to 6 मंथ्स हम दवाइयाँ देते हैं पेशेंट को, और उनको कहते हैं कि इन 3 से 6 महीनों में आप आपका लाइफस्टाइल मॉडिफाई कीजिए, ताकि 3 महीने के बाद उसका इफेक्ट दिखना शुरू हो जाए। तो जनरली हम उनको एडवाइस करते हैं कि 10 to 15% ऑफ देयर वेट जो है, अभी एग्जिस्टिंग वेट है, उसका 10 to 15% उन्होंने लूज करना चाहिए, एंड इट शुड बी अ सस्टेन्ड वन, है ना। ग्रेजुअल एंड सस्टेन्ड वेट लॉस इज द की। ऐसे नहीं कि हमने एकदम क्रैश डाइट कर लिया और एकदम से वेट लॉस हो गया, पर ये आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ये क्या है, फिर 1 महीना 2 महीना इतना रहेगा, उसके बाद तो फिर उनका फिर से रिगेन हो जाता है। तो बॉडी को कोई भी चेंजेस जैसे रहते हैं, हॉर्मोन्स को सेट होने के लिए कम से कम 3 महीना का टाइम तो लगता ही है ना। तो जब तक वो सेट होना जाए, तो इनका फिर से वेट गेन शुरू हो जाता है, तो उसके इफेक्ट्स नहीं दिखते हैं, है ना। तो इस बारे में फीमेल्स ने, स्पेशली यंग गर्ल्स जो आजकल कॉलेज गोइंग गर्ल्स है, स्कूल गोइंग गर्ल्स है, इनमें पीसीओडी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मोस्ट ऑफ माई पेशेंट्स इन द ओपीडी जो है, वो पीसीओएस के ही रहते हैं, या इरेगुलर, वो PCOS और PCOD दे आर वन एंड द सेम, है ना। हम आजकल उसे पहले पीसीओडी बोलते थे, आज भी पीसीओएस बोलते हैं, क्योंकि ये उसमें बहुत सारी चीजें आ गई है ना, तो इसे हम पीसीओएस बोलते हैं। तो हम जो इनके कंप्लेंट्स रहते हैं कि इन्हें काफी मेंसेस इरेगुलर नहीं आता है, क्योंकि एग रप्चर नहीं होता है टाइमली, प्रोजेस्टेरोन जो दूसरा एक हार्मोन रहता है, फीमेल हार्मोन है, वो बराबर से टाइमली नहीं रहता है इनके पास, विड्रॉल नहीं आता है, तो इनको मेंसेस भी टाइम से नहीं आते हैं। आएंगे तो बहुत कम ब्लीडिंग होगा, कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो सकता है ना। तो ये सब, प्लस जो मैंने आपको बताया कि हेयर ग्रोथ होना है ना, फेशियल हेयर ग्रोथ है, फिर स्किन पिगमेंटेशन रहता है ना, उसे हम अकैंथोसिस नाइग्रिगेंस करके बोलते हैं, कि ब्लैकनिंग हो जाता है नेक पे, वो एक है। एंड हेयर फॉल, सेंट्रल ओबेसिटी, ये सब इनमें ये कंप्लेंट्स रहते हैं। तो अगर ये अपना लाइफस्टाइल अच्छे से कर ले,
तो फिर इन्हें आगे जाके फर्टिलिटी इश्यूज जो है हम बोलते हैं वो नहीं होंगे। Okay. And ma'am, as you explained the process of all this, so is egg and sperm are enough to make a pregnancy happen? Egg and sperm are not, only two are not enough. हाँ, We need a synchrony अच्छा, between the egg and the uterus, ovary and the uterus. कि जब एग और स्पर्म आए तब यानी एग बराबर से टाइमली रप्चर हो, टाइमली यूट्रस के पास जाए, एग एंड स्पर्म मिलके जो एम्ब्रियो बनता है हाँ। वो टाइमली यूट्रस में जाके उसने वहाँ इम्प्लांटेशन करना होना चाहिए। क्योंकि जब ओवरी में इतना चेंजेस हर महीने ओवरी एंड यूट्रस में चेंजेस होना शुरू हो जाता है ना। तो और ये सब चेंजेस वो बेबी के लिए ही करते हैं कि प्रेगनेंसी रहेगा, प्रेगनेंसी के हिसाब से वो सब चेंजेस अपने में तैयारी करते हैं। एंड व्हेन दे थिंक है कि नहीं इस बार नहीं हुआ है, तो वही जो पूरा तैयारी यूट्रस करता है इट गेट्स शेड ऑफ एज मेंसेस। जो मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस हम जो बोलते हैं, ये जो तैयारी यूट्रस ने की रहती है प्रेगनेंसी के लिए, अंदर गर्भाशय की लाइनिंग बढ़ गई रहती है, काफी सिक्रेटरी चेंजेस होते हैं, वो सब मेंस्ट्रुअल ब्लड के रूप में बाहर निकल जाता है। मैम, और आपने बताया कि जैसे 12 to 16 जो डे होता है पीरियड का, उसके बाद वो एक टाइम होता है जब हम प्रेगनेंसी में आ सकते हैं। तो सिर्फ वही टाइम होता है साइकिल का, या फिर ये ज़रूरी नहीं है? देखिए, अगर किसी भी महिला के मेंसेस रेगुलर है, रेगुलर इन द सेंस मेंसेस सिर्फ 28 दिन का हम ऐसे फिक्स नहीं बोल सकते। मेंस्ट्रुअल पीरियड का या फिर साइकिल हम जो बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि 28 दिनों का रहना चाहिए, तो इट इज़ नॉट दैट 28 डेज़, इट इज़ अ रेंज। हाँ, हाँ। तो 21 to 35 डेज़ का हम बोलते हैं, ये एक पीरियड है कि कोई भी महिला का अगर किसी का 21 दिन आता है, किसी का 35 दिन आता है, या इनके बीच में अगर तुम्हारा साइकिल आ रहा है, देन इट इज़ अ नॉर्मल साइकिल। ठीक है? कोई-कोई बोलता है कि मेरा बहुत जल्दी-जल्दी आता है या लेट-लेट आता है। तो 28 डेज़ के 7 दिन ऊपर या 7 दिन नीचे, इसके ऊपर अगर जा रहा है, तो हम इसको इर्रेगुलर मेंसेस बोलते हैं। यानी 21 to 35 डेज़ के नीचे या ऊपर, 35 के ऊपर जा रहा है, 21 के नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब कि आपके मेंसेस इर्रेगुलर है। ठीक है? एंड अगर तुम्हारा हार्मोनल इम्बैलेंस एंड ये सब हॉर्मोन्स ही जो रहते हैं, ये सब हॉर्मोन्स का खेल है अच्छा। बेसिकली, हाँ। तो ये इसको रेगुलेट करता है। हाँ, हाँ। लेट्स टॉक अबाउट द हार्मोनल इम्बैलेंसेस। तो आपने हार्मोनल इम्बैलेंस का बात किया है, तो मैं जान सकता हूँ कि हार्मोन आई मीन कुछ हार्मोन्स होते हैं प्रोजेस्टेरॉन, कुछ और हार्मोन्स होते हैं, तो इसके बारे में हम कुछ जान सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ एचपीओ एक्सिस, है ना? हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, है ना? उसने हम गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स बोलते हैं, जीएनआरएच बोलते हैं। अच्छा। ठीक है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच। फिर वो जाके एक्ट ऑन होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी Yeah. ग्लैंड से पहले तो एफएसएच निकलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अर्लियर पार्ट में, लाइक फ्रॉम डे 1 टू डे 14। ठीक है? इसमें हमें एफएसएच मिलेगा। फिर उसके बाद आता है एलएच। एलएच जो है वो जनरली डे 14 या डे 13 से एक्ट ऑन शुरू हो जाता है। तो एफएसएच एंड एलएच जो हम ये पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं। फिर है ओवरी। ओवरी से मेन जो हार्मोन्स हमारे रहते हैं वो है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, है ना? ये दोनों हम फीमेल हार्मोन्स बोलते हैं। इनका सबका बैलेंस रहना ज़रूरी है। अच्छा, अच्छा। एंड मैम, कोई स्पेसिफिक रीज़न है कि हार्मोन्स जो कि नॉट फंक्शन मतलब फंक्शन नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली किसी पे? हाँ, तो हम जब कोई भी पेशेंट के जैसे मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटी है, तो हम ये सब हार्मोन्स चेक करते हैं। इनके अलावा कुछ जैसे थायराइड हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये भी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। तो थायराइड हार्मोन अगर कम ज़्यादा हो रहा है किसी का, तो उस वजह से भी इनके मेंसेस इर्रेगुलर होते हैं। वही प्रोलैक्टिन हार्मोन है, वो भी पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, उसके भी अगर कम ज़्यादा होता है, हाँ। तो मेंसेस इर्रेगुलर होते हैं। और हम जो फर्टिलिटी पीरियड बोले हैं कि अगर किसी के महिला के अगर मेंसेस रेगुलर है ना, तो 28 डेज का साइकिल हम ले रहे हैं इन जनरल, तो उसका बीच का टाइम यानी डे 14 आता है, बराबर? हाँ। तो डे 14 एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, वी टेक अ रेंज, तो वी टेक 2 डेज प्रायर, 2 डेज लेट।
लाइक डे 12 टू डे 16 हम बोलते हैं कि इट इज अ फर्टिलिटी विंडो, एंड इस दौरान आप संबंध रखें तो आपके प्रेगनेंसी रहने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे. Can you tell me the reason why the ovary don't ovulate if you have any hormonal issues or it's not optimal then? तो इसे हम एन ओव्यूलेशन करके बोलते हैं, जब ओवरी से एग टाइमली रप्चर ना हो या रप्चर ही ना हो तो इसे एन ओव्यूलेशन करके कहते हैं, जो कि हमें पीसीओएस में मिलता है. पीसीओएस में जैसा मैंने आपको बताया कि जो फॉलिकल्स है उनमें एफएसएच आके स्टिमुलेट करता है ओवरी को, एक ही फॉलिकल को बढ़ना रहता है पर वो फॉलिकल बढ़ नहीं पाता है ना. उनमें से जो डोमिनेंट फॉलिकल है वो बढ़ता नहीं है, वो उतना ही छोटा को छोटा रह जाता है. नाउ इट इज स्मॉल, तो वो थोड़ा थोड़ा सा ही ईस्ट्रोजन बनाता है. वो ईस्ट्रोजन पीक नहीं आएगा, एलएच पीक नहीं आता है. एलएच पीक नहीं आता है तो जो फॉलिकल है वो रप्चर नहीं होता है टाइमली, है ना. इस वजह से फिर प्रोजेस्ट्रॉन भी नहीं आता है एंड उनको विड्रॉल, ताकि हम वो जो बोलते हैं मेंसेस, वो टाइमली नहीं आते हैं. उनको 2-3 महीने तक मेंसेस नहीं आते हैं. कई बार हमें उन्हें हार्मोनल पिल्स देना पड़ता है, टैबलेट्स देना पड़ता है कि उनके मेंसेस आ जाए. मैम कई लोग अभी मैं बात करने वाला हूँ सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में. कई जगह मैं ऐसा सुन रहा था, अब ये सच है या गलत है मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं पैड्स की वजह से. कुछ लोग बोलते हैं उसे कैंसर हो सकता है. सो आज मैं जानना चाहता हूँ इस विषय में मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के बारे में. ये एक तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, क्योंकि काफ़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है स्पेशली इन द विलेज एरियाज, कि जब भी लड़कियों को उनके मेंसेस माहवारी आती है जिसे हम मिनारकी बोलते हैं, तो उन्हें ऐसा कि ये बहुत गंदी चीज़ है या अच्छी चीज़ नहीं है ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए. और उन लड़कियों को भी क्योंकि उनके लिए भी एज अ शॉक जैसे रहता है कि उनके शरीर से एकदम से खून जा रहा है. तो स्कूल्स में या घर में उन्हें ये एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि दिस इज कि ये इंडिकेटर है कि आप बड़े हो रहे हैं, एंड दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट तो कि मेंसेस आने चाहिए ताकि आप आगे जाके फर्टिलिटी कर पाए. फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है. इनफैक्ट आपके ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि अभी आपके मेंसेस आ गए हैं. एंड इस बारे में उन्हें मेंसेस आने के पहले ही कोई एक अवेयरनेस या एजुकेशन स्कूल्स में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सिर्फ लड़कियों को नहीं पर लड़कों को भी ये इस बारे में एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एवरी मंथ जब भी लड़की को मेंसेस आते हैं, एक महिला को मेंसेस आते हैं, ऑलमोस्ट 30 to 70 ml ब्लड लॉस होता है ना. इसकी वजह से इन्हें कई लड़कियों को या महिलाओं को ये खून की कमी होती है, एनीमिया होता है, कमज़ोरी रहती है. उस टाइम उन्हें दर्द भी रहता है, वीकनेस रहता है. एक फैमिली में उसके लिए सेंसिटिविटी, स्पेशली द हस्बैंड शुड बी सेंसिटिव कि हाँ उस टाइम पे उसे थोड़ा रेस्ट दिया जाए. एंड ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. तो इसका मेन सीड है कि जब वो स्कूल्स में रहते हैं उसी टाइम गर्ल्स एंड बॉयज बोथ शुड बी एजुकेटेड रिगार्डिंग मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड द फिजियोलॉजी. ये जो हो रहा है इट इज पार्ट ऑफ द ग्रोथ प्रोसेस और ये एक एब्सोल्युटली नॉर्मल है. एंड इस टाइम पे क्या करना चाहिए ये भी लड़कियों को बताना बहुत ज़रूरी है कि दिस इज़ अ गुड थिंग विच हैज़ हैपेंड. ये उनको हर महीना आएगा, इसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस उन्हें होगा. पर अगर उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, जैसे कि क्लॉट्स जा रहे हैं, बड़े बड़े क्लॉट्स जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, देन दे हैव टू टेल मदर या फिर एक डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, है ना. अगर माँ को बताए या डायरेक्ट डॉक्टर को बताए जाके, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि क्या है, कई लोग लड़कियों में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से या कोई दूसरे पैथोलॉजी की वजह से कभी कभी इतना ब्लड लॉस होता है एंड दे डोंट नो. या कभी कभी उनको ऐसा रहता है कि 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना शी इज ब्लीडिंग, दैट गर्ल इज ब्लीडिंग, शी डजंट नो
तो हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। और वो किसी से भी इस बारे में बात करना उसे बहुत ऑकवर्ड लगता है, बिकॉज़ पूरे सोसाइटी में आस-पास की इसे ऐसा ही माना गया है कि ये एकदम छुपी-छुपी जैसी बात है। हुँ। इसे पब्लिकली बात नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट उन्हें फार्मेसी में जाके पैड का पैकेट, सैनिटरी पैड का पैकेट लेने में भी शर्म आती है। वहाँ पे बोलने के लिए भी उन्हें शर्म आती है। दे सेंड कि वो अपने माँ को या किसी और को बोलते हैं कि जाके लेके आओ। तो दिस इज़ द सिनेरियो स्टिल प्रेज़ेंट इन इंडिया एंड वी नीड टू चेंज इट। है ना? कि एजुकेशन सबको होना चाहिए। होना चाहिए। एटलीस्ट इन द एज ऑफ लाइक आई कैन से 9-10 हाँ। है ना? बिल्कुल, 11-12 के साल के उस टाइम पे स्कूल्स में एजुकेट करना शुरू होना चाहिए, घर में उन्हें एजुकेट करना चाहिए। इस बात को ऐसे छुपाने वाली बात कि जैसे एज़ अ टैबू ट्रीट ना करें, एज़ अ नॉर्मल जैसे रहता है, जैसे लड़कों में दाढ़ी आती है, तो उन्हें एकदम अच्छा लगता है, दे टेक इट एज़ अ पॉजिटिव साइन और सब जन उसको एकदम पॉजिटिवली मोटिवेट भी करते हैं। या वैसे ही लड़कियों को भी पॉजिटिवली मोटिवेट करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए इस बारे में। उन्हें ये बताना चाहिए कि उस दौरान उन्हें क्या-क्या करना है ना? एंड उस टाइम पे जैसे क्लॉथ की जगह सैनिटरी पैड यूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट हाँ। है ना? मैम सैनिटरी पहले पैड तो क्लॉथ्स यूज़ करते थे शायद पुराने समय पे। बिल्कुल, अभी तो शायद बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आई मीन सैनिटरी पैड्स है, मैंने कुछ मेंस्ट्रुएशन कप सुना हुआ है। बिल्कुल। तो आई डोंट नो व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द बहुत प्रोडक्ट, सारा बट है बट कौन-सा प्रोडक्ट एक वुमन के लिए, एक बच्चे के लिए और एक यंगर वुमन के लिए सही? इट डिपेंड्स टोटली ऑन हर चॉइस हाँ, हाँ। कि उसे क्या चाहिए। इट इज़ अ वैरायटी ऑफ थिंग्स अवेलेबल। वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि क्लॉथ यूज़ नहीं करना है, क्योंकि क्लॉथ में क्या है, ब्लड जब भी जाता है गेट्स सोक्ड एंड इट इज़ ब्लड। काफ़ी देर तक ये 6-7 घंटा जब वो एक ही क्लॉथ यूज़ करते हैं, तो वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। देन दे वॉश इट एंड इफ इट इज़ नॉट प्रॉपर्ली वॉश्ड, दे डोंट सोक इन, उनको सनलाइट में उसको सुखाते भी नहीं है, क्योंकि उनको किसी और को दिखाना भी नहीं है ना? इस वजह से वो क्लॉथ भी अच्छे से स्टेरिलाइज्ड नहीं हुआ जाता है। इट हैज़ इन्फेक्शन एंड वो फिर से वही क्लॉथ यूज़ करती है व्हिच इज़ इन्फेक्शियस। तो इस वजह से इन्हें काफ़ी इन्फेक्शंस होने का रिस्क, नीचे के पेल्विक इन्फेक्शंस होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट फ्रॉम माय पार्ट कि क्लॉथ तो यूज़ ना करें। मार्केट में काफ़ी चीज़ें अभी है ना, फर्स्ट मोस्ट कॉमन है, सबसे ईज़ी है कि सैनिटरी पैड्स यूज़ करो। हर 6-6 घंटे सैनिटरी पैड भी हर 6-6 घंटे में चेंज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वंस ऑल द रीज़न इज़ सेम कि ब्लड है ना? सो हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इन्फेक्शन यस, इट कैन हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सैनिटरी पैड से फिर रहता है मेंस्ट्रुअल कप। मेंस्ट्रुअल कप इज़ ऑल्सो यूज्ड, वो भी काफ़ी सेफ रहता है एंड जनरली मैरिड जो सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं या मैरिड कपल फीमेल्स जो है, उसे यूज़ करना उनके लिए ज़्यादा ईज़ी रहता है रादर देन यंग गर्ल्स। लेडीज़ कैन यूज़ इट, मेंस्ट्रुअल कप। देन देयर आर स्पॉन्जेस ऑल्सो, ओके? वो सब यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल ना? Yeah. पर उनका एक सबको वैसे ही है कि एवरी 6 आवर्स यू हैव टू चेंज देम। ओके। एंड मैम व्हाट इज़ लीन पीसीओएस? बिकॉज़ आपने अभी ओबेसिटी के बारे में बात किया था। सो कई लोगों को ये इश्यू होता है जो बहुत पतले होते हैं। सो व्हाट इज़ लीन पीसीओएस? ये पीसीओएस देखिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटे लोगों में ही रहेगा। जो पतले लोग रहते हैं जिन्हें कि हम लीन बोलते हैं, लीन पीसीओएस यानी कि पीसीओएस जो पतले लोगों में होता है, जिनका वजन कम है फिर भी उनको पीसीओएस है। तो वजन कम है इसका ये मतलब नहीं कि उनके अंदर क्या रहता है, मसल मास कम है ना? बट फैट मास जो है, फैटी मास जो है, वो उनमें भी ज़्यादा ही रहता है। तो वो जब बाहर का जैसे जंक फूड है ना? बहुत स्वीट्स ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, तो उनमें भी सेम जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जो होता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस जैसे बाकी ओबीस पीसीओएस में होता है, वैसे ही उनमें भी होता है ना? तो ऐसा नहीं है कि मैं पतली हूँ तो मुझे पीसीओएस नहीं होगा, पीसीओएस दोनों में रहता है। इनफैक्ट लीन पीसीओएस इज मच डिफिकल्ट टू ट्रीट देन ओबीस पीसीओएस, क्योंकि
ओबीस में तो पता है इनका वजन कम करो तो अपने आप सब कुछ इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा एंड इनके मेंसेस रेगुलर हो जाएंगे। पर लीन पीसीओएस में ऐसे नहीं रहता है ना। उनका उनको मेनली उनके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। पीसीओडी भी जैसे हम बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि जितने भी पीसीओडीज है सबको ही एनोवुलेशन हो गया, सभी के एग्स टाइमली रप्चर नहीं होंगे। ऑलमोस्ट 60-70% जो जिन पीसीओडी फीमेल्स रहते हैं उनको ये प्रॉब्लम होता है। पर कई पीसीओडी फीमेल्स रहती है जिनको पीसीओडी है ना, पर उनका लाइफस्टाइल अच्छा है, जैसे गांव में है वो उनका एक्सरसाइज यानी डेली में उनका जो एक्सरसाइज या फिजिकल फिटनेस जो हम बोलते हैं है ना, वो अच्छा रहता है। वो घर के काम करते हैं, फार्म में जाके खेती में जाके काम करते हैं है ना, तो इस वजह से उनका मेटाबॉलिक रेट अच्छा रहता है, उनका डाइट अच्छा रहता है, वो जंक फूड नहीं खाती है, घर का बना हुआ खाना। इंडियन डाइट इज द बेस्ट। आपको डाइटिंग करने की जरूरत नहीं है, आप इंडियन घर का खाना जो है दाल चावल सब्जी रोटी सैलड्स फ्रूट्स इतना भी आप अगर लेते हैं दैट इज सफिशिएंट। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बराबर सही से रखता है विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज। Okay. And ma'am, for a lady, for a woman, what is the right time or what is the right age to be in a pregnancy? For planning pregnancy, can say early 20s का जो है उसमें फीमेल्स ने प्लान करना चाहिए प्रेगनेंसी। आफ्टर 30 और 35, आफ्टर 35 वी से कि प्रेगनेंसी रहने के चांसेस या कॉम्प्लिकेशंस के जो चांसेस है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। ओके, बिकॉज विथ एज इज द सिंगल मोस्ट फैक्टर कि जिसकी वजह से एग का क्वालिटी एंड क्वांटिटी, females have fixed amount of eggs. Every cycle we are losing some amount of eggs. So we have fixed amount of eggs. And वो एज के साथ जनरली आफ्टर 35 उसका क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों कम हो जाता है। सो बिफोर दैट, बिफोर 30 या बिफोर 35 यू शुड प्लान अ प्रेगनेंसी। बट इन आज के ज़माने में व्हेन करियर इज अ बिग ऑप्शन, वी टेक करियर एज अ बिग थिंग है ना, तो उसमें not easy. It's not easy to do that. practical. It's Yeah. not that practical. Because बच्चों का पढ़ाई ही आज के डेट पे एवरेज ही Yeah. 23 to 24 ईयर्स तक हो जाता है, और अगर वो जॉब करें तो एटलीस्ट उनको 2 से 3 साल देना होता ही है। And if she is in a medical profession, ओके, वो तो 30 तो 10 years तो हमारा मेडिकल का एजुकेशन ही रहता है, एग्जैक्टली। सो हमें करना क्या चाहिए एट दैट मोमेंट? व्हाट नहीं हो पाता है। सो देन कम्स द कंसेप्ट, अभी जो कंसेप्ट आया है एग फ्रीजिंग का या एम्ब्रियो फ्रीजिंग का, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसे भी हम काफी हाईलाइट भी करते हैं कि अगर आपका ऐसा है कि यू आर प्लानिंग योर प्रेगनेंसी नॉट नाउ आफ्टर 30-35 यू वांट टू प्लान योर प्रेगनेंसी because of any reason, maybe your career, your education, or any other reason, or if you don't want to marry now, or you don't want a baby now, it's your personal choice, okay? But because we have a fixed number of eggs, and later on you should not have any complications, बाद में आपको complications ना हो, तो उसके लिए हम egg freezing बोलते हैं, जिसमें हम ऐसा करते हैं कि उन्हें एक इंजेक्शन या दवाई देके हम ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, स्टिमुलेट करके हम फॉलिकल्स बनाते हैं है ना, एंड फिर उन्हें जब अच्छे बन जाए तो हम उन्हें एस्पिरेट कर लेते हैं, एग्स को एस्पिरेट करके उन्हें फ्रीज कर देते हैं। One second, ma'am. I'm so sorry I'm interrupting you. You just said two terms to me, embryo freezing and second is egg freezing, right? Okay. So before we proceed with the same line, I just want to know what are the difference between both of them. Yeah. So egg freezing is like we are freezing the eggs. Okay. But if a female, she's married or she has a committed partner, she's not married, but she has a committed partner, she's decided कि मुझे इन्हीं के साथ आगे ये चाहिए है, then she can go for embryo freezing. Embryo freezing, what we do, we take the eggs, जैसे एग फ्रीजिंग में हमने एग्स दवाई दी, एग्स ओवरी स्टिमुलेट किए, एग्स ले लिए, साथ ही साथ हम स्पर्म्स भी ले लेते हैं, पार्टनर से हम स्पर्म्स भी लेंगे, लैब में इनको मिला के एम्ब्रियो बन जाता है। Okay.
है ना। तो जो एम्ब्रियो बनता है फिर उसे हम फ्रीज कर देते हैं। तो स्टडीज में पाया गया है कि एम्ब्रियो फ्रीजिंग अगर हम करते हैं तो जब भी इनको दे वांट अ प्रेगनेंसी, तो फिर हम ये एम्ब्रियो को निकालेंगे या एग को निकालते हैं, इसको थॉ करते हैं, है ना, क्योंकि फ्रीज रहता है, लिक्विड नाइट्रोजन में रहता है ये, है ना, एंड इट कैन बी फ्रोजन टिल लाइक लॉट ऑफ टाइम, इन्फिनिटी तक हम इन्हें फ्रीज करके रख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी चाहिए हम इनको लेते हैं, वी थॉ देम एंड वी कैन इम्प्लांट इन द मदर्स वूम। हाँ, ठीक है। तो एम्ब्रियो को जब हम इम्प्लांट करते हैं, डायरेक्ट एम्ब्रियो को डाल रहे हैं, तो उसका प्रेगनेंसी एंड आफ्टर दैट बेबी होने के जो टेक होम बेबी के जो रेट्स रहते हैं बढ़ जाते हैं इन केस ऑफ एम्ब्रियो फ्रीजिंग। क्योंकि एग्स हम फ्रीज कर रहे हैं, है ना, वे फ्रीज पर उसमें होता है कभी कभी कुछ का क्वालिटी खराब हो जाए विद द प्रोसीजर, या स्पर्म के साथ वो अच्छे से एम्ब्रियो फिर सरवाइव ना करे, तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग के टेक होम बेबी रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एग फ्रीजिंग। Okay. Okay. And ma'am, as we understood, like you have explained a lot about the woman reproductive system. What if the sperm is not good or the quality is not good? देखिए, अगर हम इंडियन सिनेरियो में ना जनरली अगर इनफर्टिलिटी है, कोई कपल अगर उनको बच्चा नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट भी हम इनफर्टिलिटी कब कहते हैं? इनफर्टिलिटी तब कहते हैं कि शादी को 1 साल हो गया है, both the couple is in regular unprotected sexual intercourse and still not having a baby for a duration of 1 year, then we say कि हाँ, this is an infertile couple और the couple needs treatment. Okay, तो इसके causes अगर हम देखें, 40% of the times it is female causes कि फीमेल में कोई प्रॉब्लम है, 40% ऑफ द टाइम्स ऐसा रहता है कि मेल में कोई प्रॉब्लम है, एंड 20% इट इज लाइक अनएक्सप्लेन्ड और बोथ हैव, दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो हमारे यहाँ पे इंडियन सिनेरियो में ना मेल पार्ट को हमेशा हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं कि नहीं उनका तो सब ठीक ही है, देयर इज प्रॉब्लम इन द लड़की में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सो वी नीड टू इवैल्यूएट बोथ ऑफ देम, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ शुड बी इवैल्यूएटेड। तो हस्बैंड में हम सीमेन एनालिसिस करते हैं, डीएनए फ्रैगमेंटेशन टेस्ट कराते हैं, जिससे हमें स्पर्म क्वालिटी के बारे में पता चलता है। सीमेन क्वालिटी हम ज़्यादा बोलते हैं, जिसमें सिर्फ स्पर्म काउंट नहीं बट स्पर्म का क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि क्वालिटी कैसा है। इफ दैट स्पर्म इज गुड एंड इट्स इन गुड अमाउंट, ठीक है, साथ ही साथ तुम्हारा एग भी अगर अच्छा है, एग का क्वालिटी अच्छा है, एंड आई डोंट नो अदर सिंक्रोनी इज देयर, अदर फैक्टर्स आर गुड, ट्यूब्स अगर पेटेंट है, एवरीथिंग इज गुड, देन दे कैन अचीव प्रेगनेंसी। Okay. तो स्पर्म्स यानी बाकी मेल में बाकी भी जैसे कॉजेस रहते हैं, है ना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हम कॉजेस बोलते हैं, पेनाइल डिसफंक्शन प्रॉब्लम्स बोलते हैं, ये भी कुछ कारण है जिन वजह से इनको बच्चा रुकने में तकलीफ होता है। सो वी नीड फर्स्ट, ये तो इनिशियल टेस्ट है, इसका जब रिजल्ट आता है उसके बाद हम फिर स्टेप वाइज प्रोसीड करते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। एंड नाउअडेज अभी तो जैसे टेस्टिकुलर बायोप्सी आ गया है, उस माइक्रोस्कोप से भी हम लोग टेस्टिस से डायरेक्ट स्पर्म्स हम ये कर लेते हैं, है ना, ले लेते हैं, एंड देन वी डू IVF। ठीक है, कि 1-2 स्पर्म्स भी अगर मिल जाते हैं, सो वी टेक इन द लैब एंड वी एग्स एंड स्पर्म को मिला के वी ट्राई टू मेक एम्ब्रियोज एंड देन वी इम्प्लांट इन द फीमेल। सो इससे भी उनको बेबी रहने के चांसेस, प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन केस दैट स्पर्म काउंट 0 ही है, देयर इज नो अदर वे दैट दे कैन हैव देयर ओन बेबी, they can go for donor semen, है ना, डोनर स्पर्म हम बोलते हैं, कि किसी और का हम सीमेन डोनर्स रहते हैं, जैसे ब्लड डोनेट करते हैं,
वैसे ही डोनर्स ये भी करते हैं। एंड हम एक और चीज़ें हैं जैसे कि आजकल काफ़ी लोग जल्दी रिलेशनशिप में आ जाते हैं एंड दे आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स और नॉट, सो इसके बारे में हम कुछ जान सकते हैं? हाउ इट्स इज इट वेरी डेंजरस और हाँ, इस बारे में भी एक्चुअली काफ़ी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी सिंस मेनी ऑफ द बाहर रहते हैं एंड दे हैव अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, तो उस वजह से अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से 2 सबसे मेन प्रॉब्लम्स रहती है। एक है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एसटीडी? एसटीडीज़ जो हम बोलते हैं, ये काफ़ी कॉमन है। ये दोनों को, मेल फीमेल बोथ, ठीक है? तो इसके लिए एटलीस्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कि बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव, जो हम लिव इन लंग कंडोम, कंडोम का इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए, है ना? तो क्योंकि ये हमें जो एसटीडीज़ है इससे बचा। तो इफ यू डोंट नो द पार्टनर और यू आर चेंजिंग योर पार्टनर, फ्रीक्वेंटली चेंजिंग योर पार्टनर, यू शुड ऑलवेज यूज अ कंडोम, ठीक है? देन देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, बहुत सारे। इट इज लाइक अ कैफेटेरिया चॉइस। आपके हिसाब से हम यू शुड विजिट टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है? एंड यू शुड डिस्कस आपके बाद आपने आपका रूटीन या योर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स, वो सब आप जैसे आपके डॉक्टर के साथ जब डिस्कस करते हैं, देन दे विल गिव यू हम आपको सब बता देते हैं कि ये है चॉइसेस है, यू हैव दीज चॉइसेस, दीज मेनी चॉइसेस, आप इसमें से आपको ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कॉन्ट्रासेप्शन मतलब कि बच्चा ना रुके, उसके लिए हम जो भी मेथड यूज करते हैं Yeah. उसे हम कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं। तो देर आर डिफरेंट वेज, मेथड्स इन आई शुड से। एक रहता है कंडोम, जो कि सबको ही पता है। सेकेंड रहता है बर्थ कंट्रोल पिल, है ना? माला डी माला है। अभी तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैव कम, न्यूअर पिल्स हैव कम, जिनके बहुत कम साइड इफेक्ट्स रहते हैं, हाँ. है ना? वो भी यूज कर सकते हैं। देन कॉपर टी है, वो भी बहुत अच्छा है। दैट इंजेक्शंस रहते हैं, प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शंस रहते हैं, उनसे भी नहीं रुकता है। इम्प्लांट्स रहते हैं, पेसरीज रहते हैं, बहुत कुछ है। देयर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स एंड डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस or your need, we offer it to you. So, first step is that you should visit a gynecologist and tell up your things, and then she or the gynecologist will tell you which one to take. ओके. और क्या है, अगर ये इसका इस्तेमाल कॉन्ट्रासेप्शन अगर यूज ना करे, तो जो अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज इनको रहती है ना, दैट इज वेरी कॉमन नाउअडेज। तो व्हाट दे डू, दे यूज आई पिल, है ना? ये अभी रिलेशन हो गया, आई पिल वो एज ए चॉकलेट दे टेक इट बिकॉज इट इज अवेलेबल ऑन द काउंटर, मिल जाता है। तो आई पिल इज लाइक इट इज एन इमरजेंसी पिल। यहाँ पे ये इसके लिए है कि इफ रेप विक्टिम्स है, वंस इन अ वाइल कि हाँ हो गया है अभी, है ना, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया है, और फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, बेसिकली फॉर द फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कंडोम यूज किया बट कंडोम फट गया, स्लिप हो गया, तो in that case we say कि within 72 hours you should take an IPIL. But IPIL has a lot of high concentration of hormones. Okay. जिसके वजह से बाद में उन्हें बहुत ज्यादा menstrual irregularity होने के चांसेस रहते हैं, है ना? तो IPIL is an emergency pill. It should be reserved for emergency situations. मैंने सुना है कि और भी साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत ही बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं आईपीएल से. हाँ, आईपीएल क्योंकि इट इज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स, Okay. तुमको कहीं ना कहीं तुम्हारे बॉडी को अफेक्ट करना ही है। नौशिया, वॉमिटिंग, वेट गेन, ब्लोटिंग, ये सब उसके साइड इफेक्ट्स, मेन साइड इफेक्ट है दिस मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी। उसको नॉर्मलाइज होने के लिए काफी टाइम लग जाता है। एंड मैम जैसे आपने बताया एसटीडी के बारे में, सो सपोज किसी को एसटीडी है तो क्या उसका उपचार है? हाँ, बिल्कुल है। उसका क्या, कौन सा, हम तो पहले कुछ टेस्ट करते हैं कौन सा एसटीडीज है। एसटीडीज हैज इज अ वैरायटी ग्रुप ऑफ डिजीजेस, कौन सा है उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट भी रहता है, वो लेना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं है कि उसका ट्रीटमेंट नहीं है, बिल्कुल है। मैम जो एफईटी आई मीन फर्टाइल
एम्ब्रियो ट्रांसफर बच्चे जो होते हैं, इनमें कोई दिक्कत होता है या ये बहुत हेल्दी होते हैं? ये नॉर्मल, जैसे हम नॉर्मली जैसे बेबी होते हैं वैसे ही रहते हैं, इनमें कोई भी प्रॉब्लम्स ऐसे नहीं रहते हैं। अच्छा। और अब बात करते हैं हल्का सा। बॉडी का ही एक फिजियोलॉजी रहता है हाँ। कि वो जो हेल्दी एम्ब्रियो जो है वही आगे तक जाएगा, यानी 9 मंथ वही करता है। अगर एम्ब्रियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो विद इन फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी एबॉर्शन हो जाता है। ओके। तो कई बार टेस्ट ट्यूब बेबीज में, जैसे अगर टेस्ट ट्यूब जैसे आईवीएफ ट्रीटमेंट ये लोग जब लेते हैं तो एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बाद भी कभी कभी तो प्रेग्नेंट नहीं रहते हैं। अगर प्रेगनेंसी रह भी जाती है तो एबॉर्शंस भी हो जाते हैं। तो इसमें एक तो कभी कभी एम्ब्रियो में अगर कोई खराबी है इस वजह से हो सकता है, या फिर मदर की यूट्रस जो है उसमें वो उसको बराबर से पोषण नहीं मिल पा रहा था, उस वजह से मैटरनल कॉजेस हम जो बोलते हैं वो रह सकते हैं। ओके। है ना? और आजकल ये एक वैक्सीनेशन है, एचपीवी वैक्सीन, जिसके बारे में बहुत चर्चा सारे सेलिब्रिटीज इसके ऊपर रील्स बना रहे हैं। तो आप बता सकते हैं ये क्या है और इज इट रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ कैंसर्स, राइट? सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट? HPV is a very important topic actually. HPV means human papilloma virus, है ना? ये वायरस इज मोस्ट कॉमनली, इसके कुछ स्ट्रेन्स है ना, जिन वजह से सर्वाइकल कैंसर यानी यूट्रस के बाद सर्विक्स आता है, ह्यूमन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, तो उसमें गर्भाशय का मुंह, जिसको हम बोलते हैं गर्भाशय का मुंह या सर्विक्स, इसका कैंसर इंडिया में बहुत कॉमन है, स्पेशली आफ्टर इन द लेटर पीरियड ऑफ द लाइफ सर्वाइकल कैंसर्स बहुत कॉमन रहते हैं, जिसका मोस्ट कॉमन कॉज है HPV वायरस। ठीक है, तो एक वजह से ये वैक्सीन निकला है, HPV वैक्सीन। इट कंटेन्स, इंडिया में इसके 3 अभी है, 3 टाइप्स है। एक है सर्वावैक है, गार्डासिल 4 एंड गार्डासिल 9। तो गार्डासिल 4 जो है उसमें 4 टाइप ऑफ स्ट्रेन्स जो हम बोलते हैं, जैसे कोरोना वायरस आपको जैसे पता होगा तो उसके भी काफी स्ट्रेन्स आए थे। तो वैसे ये HPV वायरस के जो मोस्ट कॉमन 4 स्ट्रेन्स है जिन वजह से कैंसर होता है ना, वो उसमें कवर किया है गार्डासिल 4 में। एक गार्डासिल 9 है जिसमें ये 4 के अलावा जो कैंसर कॉज करते हैं उन्होंने और भी वायरस उसमें इंक्लूड किए हैं, 5 और वायरस इंक्लूड किए हैं जो कि ये अपने वायरल वॉट्स, वायरल इन्फेक्शंस, HPV इन्फेक्शंस, HPV वॉट्स, HPV वायरस की वजह से जो वॉट्स होते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, है ना, फिर सिर्फ फीमेल में नहीं, इनफैक्ट मेल्स में भी, है ना, तो वो इसको कवर करता है। और ये सिर्फ सर्वाइकल कैंसर नहीं, इनफैक्ट लोअर जेनिटल फीमेल ट्रैक्ट जो है, जैसे कि वजाइनल, वल्वल, है ना, एनल कैंसर्स, लड़कों में भी एनल कैंसर्स, माउथ कैंसर्स, थ्रोट कैंसर्स, इनमें भी इसका रोल है। HPV वैक्सीन इन सबसे हमें प्रोटेक्ट करता है। सो इट इज, इफ देयर इज समथिंग विच वैक्सीन जो आपको सर जैसे बीमारी से बचा रहा है, सो इट इज वेरी गुड एंड इट शुड बी टेकन। तो ये दोनों को, फीमेल और मेल दोनों ने लेने चाहिए। एंड इसका एज क्राइटेरिया जैसे है कि फ्रॉम 9 to 15 अगर हम लेते हैं तो इसके 2 ही डोज लेने पड़ते हैं, है ना। अगर उसके बाद 9 to 45 ये एज ग्रुप है जिसमें हम वैक्सीन देते हैं, फ्रॉम 9 years to till 45 years। 45 years के बाद लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम कहते हैं कि आप ऑलरेडी HPV वायरस को एक्सपोज हो चुके हैं, तो अभी लेके कोई मतलब नहीं है। टिल द एज ऑफ 45 यू कैन टेक द वैक्सीन। एंड उसमें भी अगर 9 to 16 या 9 to 15 अगर लेते हैं तो 2 ही डोज लेना है। उसके बाद अगर 16 के बाद आप ले रहे हैं तो फिर 3 डोज लेना पड़ता है, 0, 2 एंड 6 months पे। तो ये वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी चल रहा है कि इसे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इशू ना, ये वैक्सीन्स कॉस्टली रहते हैं जिस वजह से लोग उसे ले नहीं पा रहे हैं, है ना। फीमेल्स भले मैं उनको काउंसल कर दूँ, बता दूँ ये सब है,
but after listening the cost, they don't take it. So गवर्नमेंट से ये उसका जो है इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूड अगर किया जाता है, तो ये जो पुअर पॉपुलेशन है इनमें ये वैक्सीन लेने की वजह से काफ़ी बेनिफिट होगा. फीमेल्स विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम दिस वैक्सीन. एंड अभी भी इट शुड बी टेकन फ्रॉम 9 years of age to 45 years का जो भी एज ग्रुप पॉपुलेशन है, मेल्स एंड फीमेल्स both should take the vaccine. And ma'am, from where we'll get this vaccine? This vaccine is available. हर gynecologist अपने पास रखता है. Every gynecologist has it. And I think many of the hospitals, private hospitals, they do have. Okay. Yeah. So thanks a lot, ma'am. आपसे हमको बहुत सारी ज्ञान की बात मिली और काफ़ी चीज़ हम लोगों को पता चला. और मैं समझूंगा कि इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को सारे लोगों को देखना चाहिए, सारे एज ग्रुप्स को देखना चाहिए, नॉट ओनली फॉर अ वुमेन. इसे मेंस को भी देखना चाहिए, तो उन्हें भी अवेयर होगा इन चीज़ों के बारे में, है ना. सो थैंक्स अ लॉट दैट यू I'm too much glad that you are here. Yeah, it's a pleasure being here and discussing these topics with you. ताकि ये सब एक सोसाइटी में अगर इस वजह से अवेयरनेस स्प्रेड होता है तो बहुत अच्छी बात है. Yeah, thank you a lot, ma'am. Thanks. Thanks. Thank you. Bye bye.